आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत के इतिहास में हम देखने वाले हैं आज 16 महाजनपदों के बारे में। गंगा घाटी में जो आर्य सभ्यता का जन्म हुआ था, उस आर्य सभ्यता में कैसे जन से जनपद और जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व भारत में 16 महाजनपदों के बारे में हम देखते हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया है। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। इतिहास के पटल पे हमें जो जानकारी सबसे पहले मिल रही है 16 महाजनपदों की, वो 3 ग्रंथों से मिल रही है, जिसमें से बौद्ध धर्म का महावस्तु जो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिल रही है। प्रसिद्ध ग्रंथों में हम अगुंतर निकाय से जानकारी मिल रही है और जैन धर्म की जो भगवती सूत्र है उससे जानकारी मिलती है। थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें 3 ग्रंथों से मिल रही है। पहला ग्रंथ महावस्तु है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा अगुंतर निकाय, वो भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और सुत्त पिटक से जुड़ा हुआ है। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक के बारे में हम देखते हैं। उनमें से जो सुत्त पिटक है, जिसे कहा जाता है कि आनंद के द्वारा इसे लिखा गया है, महात्मा बुद्ध के बहुत ही चर्चित शिष्य भी रहे और खुद वो परिवार के भाई भी रहे हैं आनंद, उनके द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। उसमें उसका एक हिस्सा है अगुंतर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिल रही है। वहीं भगवती सूत्र जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के एक बहुत फेमस एक संत रहे हैं जिनका नाम सुधर्म स्वामी रहा है, उन्होंने भगवती सूत्र को लिखा है। तो जब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की, तो खास तौर पे हम 2 ही ग्रंथों को ध्यान रखते हैं, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र को। लेकिन आपको महावस्तु को भी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलेगी, तो वहाँ पे आपको महावस्तु का जरूर ध्यान रखना है। बाकी अगर हम पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा गया था, उसमें भी उन्होंने महाजनपदों की जानकारी दी, लेकिन वहाँ पे संख्या 22 बताई गई है। तो 16 महाजनपद की जगह पाणिनि ने 22 महाजनपदों की जानकारी दी है। उनका चर्चित जो ग्रंथ रहा है वो अष्टाध्यायी रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा मानचित्र के हिसाब से देखने का प्रयास करते हैं कि मैप में ये लोकेशन कहाँ कहाँ पर बैठ पाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम, अगर पूर्व से बात करें तो पूर्वी जो बिहार है उसमें अंग हुआ करता था। यहाँ पे हम अंग की लोकेशन देखेंगे और अंग की जो राजधानी है वो चंपा है। साथ में देखेंगे बिहार में एक और महाजनपद है जिसका नाम मगध है, मगध की राजधानी राजगृह है। उत्तर बिहार में अगर हम देखेंगे तो वज्र संघ हमें देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी वैशाली है। शुरुआती तौर पे अगर हम 3 महाजनपदों को देखें, ये तीनों महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति आज के बिहार में है। एक पूर्वी बिहार में है जो अंग है, राजधानी चंपा है। अगर हम पश्चिम की तरफ आएँ बिहार में, तो हमें मगध देखने को मिलता है जिसकी राजधानी राजगृह है। और उत्तरी अगर हम बिहार में बात करें तो वज्र संघ हमें देखने को मिलता है जिसकी राजधानी वैशाली है। तो तीनों की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो बिहार है। अब हम उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं काशी को। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है। उसके साथ हम बात करेंगे कौशल की। तो कौशल की जो राजधानी है, रामायण टाइम पीरियड में इसकी राजधानी अयोध्या रही है, लेकिन इस टाइम पीरियड में, महाजनपदों के टाइम पीरियड में, इसकी मुख्य राजधानी श्रावस्ती रही है। थोड़ा सा अगर हम पश्चिम को आएँ तो हमें वत्स देखने को मिलता है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो हमें पांचाल देखने को मिलता है जिसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य रही है। 2 राजधानी थी, एक अहिछत्र थी और दूसरी काम्पिल्य थी। बाकी अगर हम सूरसेन की बात करें तो सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में है जिसकी राजधानी मथुरा रही है। उत्तर प्रदेश के दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्रों में हम बात करें तो कुरु है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, एक ज़माने में जो हस्तिनापुर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश की अगर हम क्षेत्र में देखें कौन कौन से हैं। कुरु हमें देखने को मिल रहा है, पांचाल है, सूरसेन देखने को मिल रहा है, वत्स है, काशी है और कौशल है। इसके साथ अगर हम मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ हमें अवंती देखने को मिलता है। और अवंती की राजधानी थी, अवंती की भी 2 राजधानी है। एक राजधानी हमें उज्जैन देखने को मिलती है और दूसरी राजधानी माहिष्मती देखने को मिलती है। अगर आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसमें जो माहिष्मती का जिक्र है वो अवंती की ही दक्षिण राजधानी है। तो अवंती की दक्षिण राजधानी माहिष्मती है और उत्तरी जो उसका मुख्य जो राजधानी थी वो उज्जैन रही है। साथ ही हम बात कर रहे हैं चेदी की, तो चेदी भी एक
महाजनपदों में रहा है। और इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा इसमें है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और थोड़ा सा उड़ीसा छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा, जैसे सामान्य भाषा में बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। अगर हम पश्चिम में बात करें तो बिल्कुल पश्चिम में आ जाएं तो हमें गांधार देखने को मिल रहा है और काम्बोज देखने को मिल रहा है। तो ये वर्तमान में भारत की सीमाओं से थोड़ा सा बाहर है। और मत्स्य की अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र में ये ना, अगर हम राजस्थान वाले क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान वाले क्षेत्र में मत्स्य हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। तो ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमने देखा कि उत्तर भारत के में मुख्य रूप से हैं। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में हैं, जबकि एक महाजनपद की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में है, जिसका नाम अस्मक है। और अस्मक महाराष्ट्र में स्थित है। तो 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे और एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, जिसका नाम अस्मक था। ये हमने इसे मैप के हिसाब से देखने का प्रयास किया। अब हम इसे पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से महाजनपदों की कौन कौन सी विशेषता रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अंग से। अंग की भौगोलिक जो स्थिति है वो उत्तर पूर्व बिहार में है, जिसे वर्तमान में हम भागलपुर क्षेत्र कहते हैं। यानी बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वही एक ज़माने में अंग हुआ करता था और इसकी राजधानी थी चंपा। पुराणों और महाभारत में चंपा का नाम मालिनी मिला है। तो यानी जैसे हम चंपा राजधानी कह रहे हैं, उसका पुराणों और महाभारत में नाम मालिनी मिला है। अंग का जो वास्तुकार था, यानी जो राजधानी चंपा रही है वो बहुत ही फेमस रही है अपने ज़माने में, और इसका जो वास्तुकार था वो महागोविंद था। क्योंकि एक एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि चंपा जो राजधानी रही है उसका वास्तुकार कौन था, उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसका नाम है महागोविंद। आगे अंग का विलय मगध में हो जाता है ना। 16 महाजनपदों में सबसे आगे जो निकलता है वो निकलता है मगध। और मगध के आगे निकलने के कई कारण रहे हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं, मगध की गद्दी पर बैठने वाला राजा है बिंबिसार, और बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला दिया है। यानी अब अंग मगध के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। और जिस समय बिंबिसार ने अंग का विलय मगध में करवाया है उस समय अंग का राजा ब्रह्मदत्त था। तो ब्रह्मदत्त को बिंबिसार युद्ध में पराजित करता है और पराजित करने के बाद अंग का विलय मगध में करवा देता है। एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि अंग राज का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिला है। यानी अंग का जिक्र अथर्ववेद में मिला है। तो किस वेद में मिला है वो हम अथर्ववेद देख लेते हैं। लेकिन जब जनपदों का कालखंड था, क्योंकि हम गंगा घाटी में देखते हैं जन से जनपदों का निर्माण हुआ और जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो जिस समय 16 महाजनपद से पहले जब जनपद हुआ करते थे तो जनपद कालखंड में कर्ण अंग का राजा था, जो कि हम महाभारत में भी देखते हैं। कर्ण को अंगराज कर्ण कहा जाता है क्योंकि अंग का क्षेत्र उनके पास था। तो ये जानकारी थी हमारी पहले महाजनपद से, जिसका नाम अंग था। अब हम देख लेते हैं दूसरे महाजनपद का, जिसका नाम वज्जी है। वज्जी की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वज्जी था उत्तरी बिहार में। राजधानी थी इसकी वैशाली। वैशाली एक और नाम से जाना जाता था जिसे मगधमपुरम कहा जाता था। तो मगधमपुरम के नाम से भी वैशाली जानी जाती थी। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह 8 गणों से निर्मित था, जिसमें विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, उर, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव, यानी कुल मिलाकर 8 गणों से निर्मित वज्जी संघ था। इसीलिए हम वज्जी को संघ बोलते हैं। और इतिहास में ये पहला गणतंत्र है। भारत में भी और दुनिया के हिसाब से भी देखा जाए तो ये पहला गणतंत्र था, क्योंकि ये जितने भी गण हैं ये अपने में से किसी एक को अपना राजा चुनते थे और समय दर समय वो चेंज होता रहता था। ज्ञात्रिक और लिच्छवी कुल में हम ये देख रहे हैं, जैसे महावीर स्वामी का जब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो वो ज्ञात्रिक कुल के ही थे और लिच्छवी कुल से उनकी माता रही है। एक और बड़ा चर्चित एक ग्रंथ है जहाँ पे बुद्ध घोष बौद्ध धर्म के बहुत प्रसिद्ध एक विद्वान रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम सुमंगल विलासिनी है। सुमंगल विलासिनी नामक पुस्तक जो है वो बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में वो जानकारी देते हैं वज्र संघ की न्याय व्यवस्था की। तो वज्र संघ की जो न्याय व्यवस्था थी उसकी जानकारी बुद्ध घोष ने अपनी पुस्तक में दी है और वो कहते हैं कि वज्र संघ में 8 न्यायालय थे जहाँ पे न्याय बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता था, यानी न्याय व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छी थी। अब वज्र संघ का भी विलय मगध में हो जाता है और वज्र संघ का विलय मगध में करने वाला शासक था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का बेटा है। अभी हमने बिंबिसार को देखा था, बिंबिसार ने अंग का विलय मगध में करवा दिया था और वज्र का जो विलय है वो करवाया था अजातशत्रु के द्वारा।
अब हम अगले महाजनपद को देख लेते हैं जिसका नाम है काशी। काशी की भौगोलिक स्थिति है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, राजधानी इसकी वाराणसी है। ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक रहा है, यानी काशी का जो सबसे फेमस शासक रहा उसका नाम ब्रह्मदत्त था और कंस ने काशी को जीता था। ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम धार्मिक कहानियों में कंस पढ़ते हैं वो ये वाला कंस नहीं है, बल्कि ये कंस कौशल का शासक है। कौशल का शासक है कंस, कंस के बाद महाकौशल वहाँ का शासक बनता है और उसके बाद कौशल का शासक प्रसेनजीत बनता है, जो कि बुद्ध के टाइम पीरियड का सबसे चर्चित शासक रहा है। इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास काशी था जिसकी राजधानी वाराणसी है। ब्रह्मदत्त इस महाजनपद का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। अब हम देख लेते हैं कौशल को। कौशल की दो राजधानी है, एक राजधानी थी श्रावस्ती और दूसरी राजधानी थी कुशामती। ज़्यादा फेमस जो राजधानी रही है वो रही है श्रावस्ती। श्रावस्ती की भौगोलिक जो लोकेशन है वो राप्ती नदी के तट पे था और राप्ती नदी का नाम अधिरावती भी मिला है। तो राप्ती नदी का एक नाम अधिरावती मिला है, अधिरावती नदी के तट पे था श्रावस्ती। और इसका जो नगर नियोजन था और नगर नियोजन उस समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि अर्धचंद्राकार इसका नगर नियोजन था श्रावस्ती का। ये राजधानी है कौशल की। श्रावस्ती की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि महात्मा बुद्ध ने जो वर्षा का जो टाइम पीरियड है, वर्षा का सबसे अधिक टाइम पीरियड श्रावस्ती में ही व्यतीत किया है। और जब हम बुद्ध वाली कहानी पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे अंगुलीमाल नामक एक डाकू की कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो अंगुलीमाल डाकू की जो चर्चा है वो भी श्रावस्ती से जुड़ी हुई कहानी है, जहाँ पे बुद्ध अंगुलीमाल को उपदेश देते हैं और आगे जाके अंगुलीमाल एक संत बन जाता है। बुद्ध टाइम पीरियड में प्रसेनजीत यहाँ के राजा थे, अभी देख रहे थे। प्रसेनजीत के पिताजी का नाम महाकौशल है, महाकौशल के पिताजी का नाम कंस है, यानी कंस के बाद महाकौशल, महाकौशल के बाद प्रसेनजीत, जो कि बुद्ध टाइम पीरियड के सबसे चर्चित और प्रसिद्ध शासक रहे हैं। जब हम महात्मा बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध जिस कबीले से संबंध रखते थे, राजकुमार सिद्धार्थ जिस कबीले से संबंध रखते थे वो कबीला था साक्य कबीला। और साक्य जो कबीला है वो कपिल वस्तु के अधीन आता था, क्योंकि साक्यों का जो कपिल वस्तु है वो कौशल महाजनपद के अधीन आता था। कौशल महाजनपद है और कपिल वस्तु जनपद हुआ करता था। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि कौशल के जो शासक हैं वो कपिल वस्तु नामक जनपद को भी समाप्त कर देते हैं और वो समाप्त किया जाता है प्रसेनजीत के पुत्र के द्वारा। प्रसेनजीत के पुत्र का नाम विडूब है, जो कि समाप्त करता है कपिल वस्तु जनपद को। तो साक्यों का जो कपिल वस्तु है उसको बिल्कुल समाप्त किया जाता है प्रसेनजीत के पुत्र के द्वारा। लेकिन खुद प्रसेनजीत का जो पुत्र है इस विजय के बाद जब वापस आता है वो राप्ती नदी में वो अपनी सेना के साथ बह जाता है। तो ये भी उससे जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन जब हम रामायण काल की बात करते हैं, रामायण काल में कौशल की जो राजधानी है वो अयोध्या रही है, जिस अयोध्या की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। एक और चीज़ यहाँ देखनी जरूरी है, संथागार। एक हमें सभा की जानकारी मिलती है, वो किसकी थी? वो थी साक्यों की, यानी जिस कबीले से महात्मा बुद्ध संबंध रखते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ संबंध रखते हैं, उनकी जो निर्वाचन गण सभा थी उसे कहा जाता है संथागार। एग्जाम में ये पूछा जाता है संथागार जो है वो किसकी गण सभा थी? तो इसका जवाब है साक्यों की गण सभा थी। अब हम अगले महाजनपद को देख लेते हैं, उसका नाम है मल्ल। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आज के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट। राजधानी इसकी दो रही है, एक राजधानी है इसकी कुशीनगर और दूसरी राजधानी रही है इसकी पावापुरी। लेकिन जिस बुद्ध के टाइम खंड में अगर हम बात करें, मल्ल के राजा बड़े चर्चित थे, उनका नाम था सृष्टिपाल। और सृष्टिपाल के टाइम पीरियड में मल्ल साम्राज्य बहुत आगे निकला है और कुशीनगर में राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि आगे बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनके जो अंतिम समय है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और वहीं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर रहे, जिनको हम महावीर स्वामी कहते हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। और दोनों राजधानी है मल्ल की, यानी मल्ल की दोनों राजधानी, चाहे हम कुशीनगर की बात करें या फिर पावापुरी की बात करें, उन दोनों राजधानियों में महापुरुष जो उस समय भारत के धार्मिक महापुरुष रहे हैं, उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया है, यानी वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई है और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। मल्ल में भी गणतंत्र व्यवस्था रही है। इससे पहले हमने वज्जी को देखा था, वहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी, और यहाँ पे हम बात करें मल्ल में भी गणतंत्र व्यवस्था है। यानी कुल मिलाकर अभी हम ये समझेंगे कि 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसे हैं जहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था है, एक मल्ल है और दूसरा वज्जी संग्रह है।
अगला हमारे पास आ जाता है वत्स। महाजनपदों में राजधानी है इसकी कौशाम्बी। आज के हिसाब से भौगोलिक क्षेत्र में बात करें तो स्थिति आती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे पौरव राजवंश जिस समय वत्स अपने उत्कृष्ट शिखर पे रहा है, उस समय यहाँ पे पौरव राजवंश का शासन रहा है। और उत्तराखंड के भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम पौरव राजवंश की कहानी पढ़ते हैं, तो मिलता जुलता वही राजवंश है पौरव राजवंश। लेकिन पौरव राजवंश का इस टाइम पीरियड में महाजनपदों के टाइम खंड में यहाँ पे सबसे फेमस जो शासक रहा उसका नाम उदयन रहा है। और उदयन की कहानी की जानकारी हमें मिलती है भास नामक एक लेखक के द्वारा। भास ने एक रचना लिखी है जिस रचना का नाम है वासवदत्ता। तो वासवदत्ता नामक जो किताब है वो लिखी गई है भास के द्वारा। और भास अपनी इस किताब में जानकारी देते हैं शासक उदयन की, जिसका संबंध पौरव राजवंश से है, जो कि वत्स का शासक है। ये जो कहानी है वासवदत्ता, ये वासवदत्ता है कौन? ये वासवदत्ता है राजकुमारी अवंती की। अवंती के शासक थे चंडप्रद्योत, और चंडप्रद्योत की पुत्री का नाम है वासवदत्ता। और वासवदत्ता और उदयन की प्रेम कहानी पर आधारित किताब का नाम है वासवदत्ता। हालांकि दोनों राजाओं के बीच, उदयन और चंडप्रद्योत के बीच बहुत बड़ी शत्रुता हो चुकी थी वासवदत्ता को लेकर, क्योंकि उदयन वासवदत्ता को अवंती से भगा के कौशाम्बी ले आता है और इस कारण दोनों के बीच शत्रुता होती है। और इस शत्रुता का अंत मगध के शासक बिंबिसार के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि बिंबिसार के चंडप्रद्योत के साथ मित्रवत संबंध है, वहीं उदयन के साथ भी पारिवारिक संबंध थे। और दोनों का रिश्तेदार होने के कारण बिंबिसार मध्यस्थता करता है और दोनों में सुलह करवा देता है। ये किताब बड़ी फेमस है जिसका नाम है वासवदत्ता। बाकी आगे उदयन के जब बारे में बात करते हैं, उदयन बौद्ध अनुयायी बन जाता है और उसको जो बौद्ध मत की जानकारी है वो पिंडोला नामक संत के द्वारा दी जाती है। बाद में उदयन क्या करता है, बौद्ध धर्म को जब स्वीकार कर लेता है तो उसके द्वारा बौद्ध सन्यासियों को एक विहार दान किया जाता है जिसका नाम है घोषिता राम विहार। ये दान करता है उदयन। उदयन इस टाइम पीरियड का बहुत ही फेमस शासक रहा है। अब अगले महाजनपद के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है कुरु। कुरु का जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र आता है आज का। राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली का पुराना नाम रहा है। बुद्ध टाइम पीरियड में कौरव्य यहाँ के शासक थे। यानी कौरव्य नाम का एक राजा है जो कि उस समय बुद्ध टाइम पीरियड में चर्चित शासक रहा है। विष्णु पुराण में ये जानकारी हमें मिलती है कि हस्तिनापुर के शासक निचक्षु ने गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई, यानी इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी है। ये शासक है हस्तिनापुर का, और ये जानकारी हमें विष्णु पुराण में मिलती है। बाकी और पांडवों और कौरवों की जानकारी हमें जनपद कालखंड में मिलती है, क्योंकि अभी हम महाजनपद कालखंड के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जब हम जनपदों के कालखंड को देखते हैं तो महाभारत वाले टाइम पीरियड में हम कुरुओं के बारे में देखते हैं, जहां कौरव और पांडवों की हमें जानकारी मिलती है, जो कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों और पांडवों का जो एक कुरु राज्य था ये बिखर जाता है। और जनपद कालखंड में सबसे शक्तिशाली हस्तिनापुरिया कुरु ही हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले महाजनपद को देखते हैं, नाम है पांचाल। पांचाल की भौगोलिक स्थिति है आज की बरेली उत्तर प्रदेश की। इसकी भी दो राजधानी थी, एक राजधानी थी अहिछत्र और दूसरी राजधानी थी इसकी कामपिल्य। संस्थापक के बारे में बात करें तो संस्थापक इसका पुरु था। मूल रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ राजतंत्र था, लेकिन चाणक्य के समय हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि करों के बोझ के कारण दक्षिण पांचाल के लोग उत्तरी पांचाल में चले गए थे। जनपद कालखंड में हम पांचाल का शासक देखते हैं द्रौपद, बड़ा चर्चित शासक रहा है महाभारत कालखंड में। उसकी पुत्री का नाम था द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहा जाता है। और जब उनका आपस में गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद ये जो राजधानी थी ये बदल जाती है और कामपिल्य मिलता है द्रौपद को, और अहिछत्र मिल जाता है अश्वत्थामा को, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो इस तरीके से जनपद कालखंड में इसका साम्राज्य बढ़ जाता है। लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि इनकी जो महाजनपद कालखंड में पांचाल ताकतवर एक महाजनपद हुआ करता था, जिसके कुरुओं के साथ वैवाहिक संबंध थे। तो इस प्रकार से आज हमने 8 महाजनपदों के बारे में देखा, और अगले जो 8 महाजनपद हैं इसकी कहानी हम अगले वाले भाग में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये पसंद आया, आपने इसे पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।